नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 8 जिसका नाम है जीवों में श्वसन, इस पाठ को मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ 8 जीवों में श्वसन। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहले श्वसन, श्वसन की आवश्यकता, श्वसन की प्रक्रिया, ये पढ़ना है। मानव में श्वसन, अन्य जंतुओं में श्वसन, अंग एवं प्रक्रिया, और आखिरी में पढ़ना है हमको पौधों में श्वसन। तो ये सारी जो बिंदु हैं हमको ये इस पाठ में पढ़ने हैं। श्वसन, श्वसन क्या होता है? जो सांस हम नाक के द्वारा लेते हैं और फिर नाक के द्वारा ही हम बाहर को छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, हमको पता है अगर हम अपनी सांस कुछ देर रोकते हैं तो क्या होने लगता है? हमको उलझन होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है। अगर हम नाक को कुछ देर के लिए बंद कर दें अपनी, तो एकदम दम घुटने लगता है, हम ज़्यादा देर रह नहीं सकते नाक को बंद करके। यानी हमको श्वसन करना ही पड़ता है। अगर हमारी श्वसन क्रिया रुक जाएगी तो वो जीव, कोई भी जीव हो, अगर वो श्वसन करता है और उसको श्वसन करने से रोक दिया जाए या उसकी श्वसन क्रिया रुक जाए तो वो जीव मर जाएगा। अब श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे हमको क्या पता चला कि श्वास हम क्यों लेते हैं? जीवित रहने के लिए। श्वास हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, श्वसन क्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अक्सर हम देखते होंगे कि जब हम कहीं कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं या मान लीजिए हम कुछ देर दौड़ लेते हैं तो क्या होता है? हमारी सांस बहुत तेज चलने लगती है, जल्दी जल्दी सांस हम लेने लगते हैं, यानी श्वसन क्रिया हमारी बहुत तीव्र गति से होने लगती है। इससे ये होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर बहुत तीव्र गति से श्वसन क्रिया करने लगता है, ताकि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे शरीर में वो जल्दी से जल्दी हमको मिलती रहे। इसीलिए हम जब दौड़ धूप के आते हैं, कहीं रनिंग करके आते हैं, तो हमारी सांस तेज चलने लगती है। अगर हम नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में रहते हैं तो हम सामान्य गति से ही श्वसन क्रिया करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें श्वसन। देखिए, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। यानी जब हम हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं, यानी सांस जब हम लेते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः श्वसन या निश्वसन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनहेलेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक। अब ठीक इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक। जब हम सांस छोड़ते हैं या निकालते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वसन या निःश्वसन, इंग्लिश में एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक। तो इनहेलेशन होता है अंतः क्रिया को जब सांस अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन होता है जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस निकालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं, निकालते हैं, तो क्या निकलता है? जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रीदिंग,
या इसी को कहते हैं सांस लेना या निकालना। ठीक, सांस लेना और निकालना, ये इन दोनों क्रिया को मिला के एक शब्द बनाया गया है, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक, इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं इसको। आगे देखते हैं। दरअसल श्वासोच्छ्वास भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण क्रिया इस प्रकार है। अब श्वसन की जो कंप्लीट क्रिया होती है, जो प्रक्रिया है, वो देखते हैं कैसे होती है। देखिए, अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन है। देखिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या होता है हमारे शरीर में। देखिए, ऑक्सीजन को हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। रक्त में जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे, रक्त में जो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं शरीर में। यानी हर कोशिका तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। और कोशिका में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो क्या होता है, उस कोशिका के पास जो भोजन उपलब्ध होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विखंडित होते हैं। ठीक, उनको, उन भोज्य पदार्थों को विखंडित करता है। उससे क्या होता है, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जब विखंडित होता है तो उसके बाद उस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, मतलब विखंडन के बाद ऊर्जा का निर्माण नहीं, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये आप लोग जान लीजिएगा, याद कर लीजिए, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो अभी वहाँ भोज्य पदार्थ था, तो वो भोज्य पदार्थ क्रिया करके विखंडित हुआ, अब विखंडित होके परिवर्तित हो गया किसमें, ऊर्जा में। अब ऊर्जा भी बना और साथ साथ एक चीज़ और बनता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊर्जा का इस्तेमाल तो हम अपने कार्य करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा शरीर जो होता है ऊर्जा का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में कर लेता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो जो हम सांस छोड़ते हैं उसी के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरी क्रिया होती है इसी को कहते हैं श्वसन। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, इसमें एक क्रिया दिखाया गया है, वो देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे कि जो हवा हम छोड़ते हैं या जो गैस हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कुछ और है। तो ये सिद्ध करने के लिए एक क्रियाकलाप है, वो देखिए कैसे करेंगे। एक परख नली में चूने का पानी लीजिए। एक परख नली लेंगे, ऐसे ये देखिए परख नली है ये, इसमें हम क्या लेंगे, एक चूने का पानी लेंगे। फिर एक पाइप लेंगे, स्ट्रॉ, ये देखिए मुंह से स्ट्रॉ पकड़ा है ना पाइप, पतली सी, जिससे होता है ना फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी के साथ एक पाइप आता है ना, वैसा ही कोई पाइप रहेगा। ठीक, जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ लेंगे, अब स्ट्रा से फूंके, स्ट्रा को उसमें डाल के, जो चूने का पानी होगा उसमें डाल के फूंक मारेंगे। तो जब फूंक मारेंगे तो उसमें बुलबुला निकलेगा। ठीक, फिर क्या होगा, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो जो चूने का पानी होगा उसका रंग दूधिया हो जाएगा। जब उसमें हम फूंक मारेंगे और बुलबुले निकलेंगे तो वो पानी धीरे धीरे दूधिया हो जाएगा। जिससे ये सिद्ध होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, चूने का पानी दूधिया क्यों होता है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाएगी तो वो दूधिया हो जाएगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे शरीर से जो हवा निकलती है या जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, तो इससे हमें सिद्ध हो गया कि हम जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब आते हैं श्वसन दर। श्वसन दर क्या होता है,
आपने देखा होगा कि एक जब कभी हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आला होता है ना, आला कान में पहनता है और हमारे सीने को ऐसे टच कराता है। तो जब टच कराता है तो वो क्या चेक करता है, वो हमारे दिल की धड़कन चेक करता है, यानी हमारा दिल किस दर से धड़क रहा है ये पता करने की कोशिश करता है। ठीक। अब देखिए, ऐसे ही जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसकी भी एक दर होती है। अब ये दर कितनी होती है, ये निर्भर करता है कि आदमी नॉर्मल अवस्था में है या काम करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब सामान्य अवस्था में रहता है तो वो किस दर से श्वसन क्रिया करता है। चलिए देखते हैं। तो हमको यही पता करना है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट में हर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, यानी श्वसन क्रिया कितनी बार करता है। देखिए, जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता एवं छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति या विरामावस्था जिसको कहते हैं में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता व छोड़ता है। यानी हम अगर सामान्य अवस्था में घर में लेटे हुए हैं, बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उस अवस्था में 1 मिनट में सामान्यतः 15 से 18 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अधिक श्रम वाला कार्य करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। यानी अगर हम दौड़ धूप के आ रहे हैं या कोई मेहनत वाला कार्य करके आ रहे हैं तो हमारी श्वसन दर क्या हो जाएगी, लगभग 25 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हम लगभग 25 बार श्वसन क्रिया करेंगे, 25 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए, आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, तो क्या आपकी सामान्य दर श्वसन दर सामान्य रहती है। देखिए, अब जब हम कोई कार्य करेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे दौड़ेंगे, तो हमारी जो श्वसन दर है वो सामान्य अवस्था में नहीं रहती। हमारी धड़कन भी बढ़ जाती है और साथ साथ श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ठीक। चलिए कुछ और भी जाने यहाँ। अंतः श्वसन एवं निः श्वसन। अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर लेना और निः श्वसन मतलब सांस बाहर निकालना। निः श्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन, यानी जो श्वास को नापते हैं या मापते हैं उसको श्वास मापन कहते हैं। इंग्लिश में स्पायरोमेट्री कहलाता है। ठीक, श्वास मापन कहते हैं उसको। श्वास की दर को मापना श्वास मापन कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। यानी श्वास को जो मापते हैं उसको श्वास मापन कहते हैं, और जिस डिवाइस का या जिस उपकरण का या जिस यंत्र का इस्तेमाल करके हम इसको मापते हैं या नापते हैं उसको हम कहते हैं क्या, श्वास मापी यंत्र या स्पायरोमीटर। ठीक। चलिए अब आते हैं श्वसन की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है। देखिए, एक सामान्य सी चीज़ है, अगर हम श्वसन नहीं करेंगे या कोई जीवित कोशिका श्वसन नहीं करेगी या जीवित प्राणी श्वसन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देखिए यहाँ से देखते हैं, जो अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यानी हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है, क्योंकि वही ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है और हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन जो हमारे मानव के लिए या जीवों के लिए जीवनदायिनी गैस है वो आती कहाँ से है, ये देखते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे,
एक क्रिया का नाम जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, या उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, ये क्रिया किस में होती है? पौधों में होती है, वृक्षों में होती है, पेड़ों में होती है। ठीक, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इस क्रिया में होता क्या है वो देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो पौधे फिर ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, निकालते हैं। पौधे ऑक्सीजन को निकालते हैं और ग्रहण क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं, भोजन बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं और फिर वही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते वक्त इस्तेमाल करते हैं और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। यानी ये क्या हो गया? यानी पेड़ पौधे हम पे निर्भर करते हैं थोड़ा बहुत, और हम पेड़ पौधों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम तो निकालते ही निकालते हैं, पर आज के समय में प्रदूषण इतना हो गया है कि फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गाड़ियों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए कहते हैं कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए और साथ साथ पौधों को काटना भी नहीं चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। जिससे क्या होगा? जब वृक्ष अधिक से अधिक होंगे तो हमको ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलेगी। ऑक्सीजन जितना अधिक होगा हम जीवों के लिए उतना वो फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो यही ऑक्सीजन जो वृक्ष बाहर निकालते हैं, यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और फिर पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद फिर वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ऐसे हम वृक्ष पे निर्भर करते हैं और वृक्ष थोड़ा बहुत हम पे निर्भर करते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। अभी ऊपर ही आपने देखा कि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर वो ऑक्सीजन गैस हमारी हर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है रक्त के द्वारा, और जब हर कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है तो वो भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है और विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है या उत्पन्न होती है। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणु में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब कुछ जो जटिल अणु होते हैं उनको और सरल बना देना, कठिन चीज को और सरल बना देना ही विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज, यानी जो कोशिका के अंदर भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में ही होता है। ठीक, वहाँ कोशिका के पास जो भोजन होगा वो ग्लूकोज ही होगा, ये याद रखिएगा। तो भोजन श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है, फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब देखिए कैसे कार्य होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कहाँ पे होता है? ये कोशिका के पास होता है। अब कोशिका को ऑक्सीजन मिल गया, ठीक, हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है, तो हर कोशिका के पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है? रक्त के द्वारा, जो हमारे शरीर में नसों के द्वारा रक्त बहता है वही ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल गए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना।
जल बना और ऊर्जा बना। तो ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने कार्यों में करते हैं। जल भी रहता है शरीर में, जल की आपूर्ति यहाँ से हो जाती है थोड़ी बहुत। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस छोड़ने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। अब आगे देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है, क्या होता है, कौन सा अंग क्या काम करता है, ये देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र में पहला नासाद्वार, दूसरा नासागुहा, फिर तीसरा ग्रसनी, चौथा श्वास नली और पांचवा फेफड़े। ये चीज़ें हमारे श्वसन तंत्र में होती हैं। देखते हैं पहला नासाद्वार। ये क्या होता है? हमारे चेहरे पर मुखाद्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच में उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं, या जिसको हम नाक कहते हैं, नोस कहते हैं। ठीक, उसी चीज़ को ये बता रहा है। नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर दो अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। यानी हमारे जो नाक के छेद होते हैं या जो नाक के छिद्र होते हैं उन्हीं को हम नासाद्वार कहते हैं, यानी नाक का द्वार कहते हैं। दूसरा देखते हैं नासा गुहा। नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। यानी जो हमारी पूरी नाक होती है, आगे के छेद से लेके पूरे जहाँ तक उभरी हुई होती है वो पूरा नासिका गुहा होती है। ठीक, नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। ठीक, तो नासाद्वार हो गया और नासा गुहा हो गया। नासाद्वार जो नाक का छेद होता है, आगे का भाग, वही नासाद्वार होता है। और पूरी नाक की जो आकृति होती है आगे से लेके पूरे पीछे तक उभरी हुई, उस आकृति को कहते हैं नासा गुहा। अब ग्रसनी पे आते हैं। नासा गुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रासनली कहते हैं। ठीक, नासा गुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रासनली कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हिस्सा हो गया नाक का नासाद्वार। ये हिस्सा जो उठा होता है, ये देखिए, ये हिस्सा जो उठा है ये हो गया नासा गुहा। ठीक, अब ये जो नलिका होती है ये क्या हो गई? ग्रसनी। अब आते हैं श्वास नली पे। देखिए, श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें श्वासनिया कहते हैं। प्रत्येक श्वासनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहर सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसे संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली एवं श्वासनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। ठीक, यहाँ से ये जो श्वास आती है उसके बाद दो हिस्से होते हैं। दो हिस्सों के बाद एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे दोनों हिस्सों में ये बट जाते हैं। सांस जो लेते हैं वो दोनों तरफ चले जाते हैं। और ये सी आकृति का ये कवर लगा होता है फेफड़े के ऊपर। ठीक, जिसको पसलियाँ कहते हैं। ये पसलियाँ हैं, ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं ये पसलियाँ इन्हीं को कहते हैं। चलिए, फेफड़े, अब फेफड़ों पे आते हैं। फेफड़े हमारे पसलियों के अंदर कवर होते हैं। अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए और अनुभव करिए क्या हो रहा है। जब सीने पे हम हाथ रखते हैं तो क्या होता है? सीना हमारा जो वक्ष है वो हमारा सांस लेते समय ऊपर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर को जाता है। आपका सीना वक्ष सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय चिपक रहा है या पिचक रहा है। यह फूलने पिचकने की क्रिया वास्तव में
कहाँ हो रही है, किस जगह होती है? तो हमारे सीने पे होती है। हम कहते हैं ना हमारे सीने में होती है, तो वो सीने के अंदर जो चीज़ होती है उसी को हम फेफड़ा कहते हैं। यह क्रिया फेफड़े में हो रही है। फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां भाग, राइट एंड लेफ्ट फेफड़ा होता है, दायां बायां फेफड़ा होता है। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। दरअसल वायु कुपिकाएं ही वे स्थान हैं जहां पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान या विनिमय होता है। यहाँ पे जो होता है ना, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जो आकृति बनी है, ये सब दिख रहा है आपको। देखिए, ये देखिए, इस आकृति में ये देखिए, ये ऐसे नलियाँ गई हैं ना, ये देखिए नली जा रही है ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये कई सारे भागों में बट गया है। तो ऐसे दोनों तरफ होता है, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। तो यहीं पे ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों यहाँ होते हैं। तो एक तरफ से ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्सीजन शरीर में भेजता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नाक के द्वारा, नाक के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो ये सारे कार्य यहीं पे होते हैं, फेफड़े के द्वारा ही। अब कुछ और जानते हैं, कुछ और भी जाने। देखिए, श्लेष्म श्लेष्म ग्रंथियां द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है जो नासाद्वार को नम एवं लसदार बनाए रखता है। अंतः श्वसन में ली गई वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणु एवं धूल कण आदि श्लेष्म में चिपक कर नासिका रोम में फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। तो जो नाक में बाल होते हैं या जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो इसलिए होता है ताकि जो धूल के कण हवा से हमारे नाक में जा रहे हैं या छोटे मोटे कीटाणु जा रहे हैं, जीवाणु जा रहे हैं, वो उसी चिपचिपे पदार्थ में फंस के वहीं रुक जाएं, हमारे शरीर के अंदर ना जा पाएं, इसलिए होते हैं। ग्रसनी एवं सांस नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा या ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिगोलोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, अब श्वसन प्रक्रिया पे आते हैं। कैसे होता है ये, क्या होता है? अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार के द्वारा नासा गुहा में प्रवेश करती है। नाक के द्वारा मतलब नाक के अंदर जाती है। नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी के द्वारा दाएं व बाएं फेफड़ों में जाती है। यानी देखिए, नासाद्वार यानी जो हमारे नाक का छेद होता है, वहाँ से हवा अंदर प्रवेश करना शुरू करती है जब हम सांस लेते हैं। दूसरा, उसके बाद कहाँ जाती है? फिर नासा गुहा, जो हमारी पूरी नाक की आकृति होती है अंदर तक पूरी जो उभरी हुई होती है, वो नासा गुहा हो गई। फिर ग्रसनी में जाती है। फिर श्वास नली, जो सांस की पूरी नली है हमारी फेफड़े के ऊपर तक की, यानी जो नली फेफड़े से नाक को जोड़ती है, वो श्वास नली हो गई। श्वसनियाँ हो गई। श्वसनियाँ फिर जो नली से दो तरफ बंटती हैं, वो श्वसनियाँ होती हैं। यानी दो, क्योंकि राइट लेफ्ट दो होता है ना, दाहिने और बाएं दोनों तरफ हमारा फेफड़ा होता है, तो श्वसनियाँ भी दाएं और बाएं दोनों तरफ जाती हैं। एक दाएं तरफ जाती है, एक बाएं तरफ जाती है। फिर उसके बाद फेफड़ों में जाती है, तो वो श्वसनियाँ एक तरफ बाएं तरफ वाली बाएं में भेजती है और दाएं तरफ वाले दाएं में हवा भेजती है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं। यानी जब सांस लेंगे तो फेफड़ा बढ़ेगा, बड़ा होगा, और सांस छोड़ेंगे तो फेफड़ा छोटा होगा या पिचकेगा। चलिए, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायफ्राम होती है। देखिए, डायफ्राम कहाँ होता है वो भी जान लीजिए।
ये जो आकृति है ये होती है डायफ्राम। ठीक, सांस लेते हैं तो ऐसा हो जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक, ये होती है डायफ्राम। इसका काम होता है फेफड़े को सपोर्ट देना कि वो एक सुरक्षित रहे, एक जगह पे निर्धारित रहे, सुरक्षित रहे। चलिए, डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है। जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे आएगा, यानी कहाँ पे जाएगा, ये देखिए, जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम ये जो हिस्सा है ये कहाँ आएगा, नीचे को आएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो ये ऊपर को जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब ये नीचे आएगा तो आयतन बढ़ जाएगा और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। उच्च वसन में पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे वक्ष फैलता एवं सिकुड़ता है। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं या पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। ये सब क्रियाएं किस में आती हैं, जैविक क्रियाओं के अंदर आती हैं। कौन कौन सी क्रिया आती है जैविक क्रिया के अंदर, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन आदि। ठीक, इस ऊर्जा के कारण ही हम अपने सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है। अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन क्रिया जो होती है, श्वसन क्रिया का मतलब क्या है, जो सांस लेते हैं वो सांस हम जो ग्रहण करते हैं, वो समझिए कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको श्वसन कराने के लिए हम सांस ग्रहण करते हैं। ठीक, श्वसन क्रिया हम उन कोशिकाओं को श्वसन क्रिया कराने के लिए सांस हम लेते हैं। कुछ और भी जानें। जब आप दौड़ते या भारी काम करते हैं तब आपकी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप हाँफते हैं या हाँफते हाँफते मुंह खुल भी जाता है, हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो क्या होता है, मुंह खोल के सांस लेते हैं ना, उसी को हाँफना कहते हैं। और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। मुंह क्यों खुल जाता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए वो हमारे नाक के रास्ते से अंदर नहीं जा पाती, तो हम नाक के साथ साथ मुंह भी खोल लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा पाती है। चलिए, ये देखिए, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में आता है हमारा सांस लेना छोड़ा, और श्वसन रिस्पायरेशन, इसमें क्या आता है। चलिए, यही जानना है हमको कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, ब्रीदिंग में यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वासित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वासित होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। जबकि श्वसन में यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ब्रीदिंग कहते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, लेकिन वहीं पे रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है, हमारी कोशिका के पास जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं और ऊर्जा को भी बनाते हैं, मतलब ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये रिस्पिरेशन होता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा पॉइंट, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। क्योंकि ये काम कहाँ होता है, हमारे नाक के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, तो ये कोशिका में तो होता नहीं। ऑक्सीजन तो कोशिका के पास कौन पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। तो सांस लेना और छोड़ना ये एक बाह्य क्रिया हो जाती है एक तरह से कोशिका के हिसाब से। ठीक, वहीं श्वसन में अगर देखा जाए
यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो रक्त के द्वारा कोशिका तक पहुंचता है और फिर कोशिका अपना कार्य करती है ऊर्जा निर्माण का, इसलिए इसे अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अंदर होने वाली श्वसन कहते हैं इसको। तीसरा बिंदु देखते हैं, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन करने में, ब्रीदिंग करने में ऊर्जा खर्च होती है, ठीक। लेकिन वहीं श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग में ऊर्जा खर्च होती है। इसका नाम भी इतना कठिन है, ठीक। ब्रीदिंग में ऊर्जा खर्च होती है। जो सांस या ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसमें हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वहीं जो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है, जो श्वसन होता है, उसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, निकलती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने अन्य कार्यों में करते हैं। अब आते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन देखते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। देखिए, जैसे मछली होती है। मछली क्या है, पानी में रहने वाला जीव है। मछली कैसे श्वसन करता है, उसके अंदर क्लोम या इसी को क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं या गलफड़े कहते हैं, इनके द्वारा श्वसन करती है। कैसे, इनके द्वारा जो पानी, जल के अंदर जो पानी ये इसके द्वारा पास करती हैं, उसमें पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन को ये अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं और फिर बाकी को छोड़ देती हैं। इस तरह मछलियां श्वसन करती हैं। जैसे सबको पता है कि बिना श्वसन के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तो देखते हैं, अब आते हैं मछली के ऊपर। देखिए, प्रकृति में कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। ये सब भी श्वसन करते हैं। इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर के सतह से विसरण द्वारा होती है। बहुकोशिक जीवों जैसे केचुआ में श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है। केचुआ कैसे करता है, त्वचा के द्वारा। कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उसके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वासरंध्र कहलाते हैं। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाया जाने वाला उभयचर प्राणी जिसको कहते हैं। तो मेढक उभयचर है, दोनों जगह रह लेता है, स्थल और जल दोनों में। इसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होती है। जब ये जल में होता है मेढक, तो त्वचा द्वारा, अपने स्किन के द्वारा श्वसन करता है, लेकिन जब स्थल पे रहता है तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको क्लोम या गलफड़े या गिल्स कहते हैं। इनके द्वारा ये श्वसन करती है। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा होती है, ठीक। अब आते हैं पौधों में श्वसन। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो देखते हैं। देखिए, आपने प्रायः सुना होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा या कहीं भी सुना होगा आपने, कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, चलिए देखते हैं। आइए, जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी सांस हवा ग्रहण करते हैं और हवा छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। यानी अब जीवित रहने के लिए पौधों को भी तो भोजन का निर्माण करना पड़ता है, उत्सर्जन करना पड़ता है, तो उनको भी जीवित रहने के लिए जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैविक क्रिया जब करेंगे तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। बिना ऊर्जा के तो वो कुछ काम ही नहीं होगा। जैसे मनुष्य को जरूरत होती है वैसे उनको भी जरूरत होती है। तो पौधे में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो पत्तियां होती हैं उन्हें में
छोटे छोटे बहुत महीन रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये देखिए, ये स्टोमेटा लिखा है ना, ये इस भाग, पत्ती के इस भाग को स्टोमेटा कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये आसानी से ऐसे नहीं दिखाई देंगे आपको। इसके लिए हमको आवर्धक लेंस की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उससे हम देख पाएंगे। तो इसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, यानी इसी रंध्र के द्वारा ये ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और इसी रंध्र के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है तथा ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया में प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। तो जो श्वसन क्रिया है वो हमेशा पौधे हों या जंतु हों, उनमें हमेशा होती रहती है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कब होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब पौधे को सूर्य की रोशनी मिलेगी। तो रात्रि में तो सूर्य की रोशनी मिलती नहीं पौधों को, तो रात में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? वो ऑक्सीजन निकालेंगे ही नहीं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग नहीं होने से इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आज आप लोग जान गए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को या सूर्य अस्त होने के बाद या रात्रि में पौधों के नीचे या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। और ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं तो वो ऑक्सीजन निकालेंगे नहीं, और पौधे फिर रात में ऑक्सीजन निकालते भी नहीं। तो क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। तो इसलिए कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का जवाब था। अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। देखिए, सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। शरीर की गतिविधियों के बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है, यानी हम जब दौड़ते हैं तो हमारी जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है तथा मछली में गलफड़ों के द्वारा होता है। और मेढक में कैसे होता है? फेफड़ों, स्थल पे जब रहता है तो फेफड़े के द्वारा, और जब पानी में रहता है तो त्वचा के द्वारा। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैस का विनिमय होता है, यानी विनिमय मतलब आदान प्रदान, यानी उन्हीं छिद्रों से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा ग्रहण करता है और उसके बाद जब अपना सारा काम कर लेता है, भोजन वोजन बना लेता है, तो फिर ऑक्सीजन गैस को उन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकालता है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। श्वसन क्रिया आप जान गए कैसे होता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। अब आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया इस पाठ का। सारे अभ्यास प्रश्न ये देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें क्या करना है, इसमें सही का निशान लगाना है। जो प्रश्न पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, उस पर सही का निशान लगाना है। और फिर दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरे प्रश्न में जो कथन सही है उसके सामने सही का टिक लगाना है, जो कथन गलत है उसके सामने गलत का टिक लगाना है। चौथे प्रश्न में मिलान करना है स्तंभ का और खा में, जो जिसका संबंध जिससे है उसको उससे मिला देना है। पांचवें प्रश्न में
हमको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक, छठे और सातवें प्रश्न में भी हमको उत्तर लिखने हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए, ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।